अरे ओ महारानी, सुबह हो गई है, उठ जा। इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तू अभी तक सो रही है। जल्दी उठ और जा जानवरों को चारा दे और हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। निकम्मी कहीं की, तेरी आदत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। माँ, वो कल रात में बहुत सारा काम था, उसको करते करते काफी रात बीत चुकी थी। इस वजह से मैं आज सुबह समय पर नहीं उठ पाई। कल से मैं माँ पूरी कोशिश करूंगी कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाऊं। बदमाश लड़की कहीं की, एक तो सुबह लेट सोकर उठ रही है और तू झूठ बोलना भी सीख गई है कि कल रात तुझे सोने में देरी हो गई। देख, ये तेरी पहली गलती है, इसलिए मैं तुझे माफ कर दे रही हूँ। दोबारा से ऐसी गलती मत करना। चल जल्दी बाहर, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। जल्दी उन सभी काम को निपटा। इतना बोलने के बाद शालिनी की सौतेली माँ विमला घर से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे शालिनी डर के मारे चल देती है। दरअसल कुछ समय पहले की बात है। शालिनी की माँ एक गंभीर बीमारी के कारण गुजर गई थी। तब शालिनी के पिता विमला से शादी करके उसको अपने घर लाते हैं ताकि शालिनी को कभी माँ की कमी ना हो। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही वो भी गुजर जाते हैं। तब से शालिनी की सौतेली माँ विमला शालिनी के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार करती थी। वो शालिनी से घर के सारे काम करवाते थे और इसका एक बेटा था, उसको हमेशा प्यार दुलार करते रहती थी। शालिनी की दूसरी माँ ने शालिनी को कभी भी अपनी बेटी नहीं मानी। तब शालिनी किचन में जाती है और सभी के लिए खाना तैयार कर देती है। वो खाने को एक थाली में रखकर अपने सौतेले भाई के पास आती। तभी वही विक्रम की माँ विमला आ जाती है। अरे विक्रम बेटा, तू शाम के नाश्ते में क्या क्या खाएगा? जल्दी बता दे। तेरे लिए वो सारे पकवान मैं बनवाकर तैयार करके रखूंगी ताकि तू शाम को आते ही खा ले, क्योंकि तू अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तू बिल्कुल ही कमजोर होता जा रहा है। तभी विक्रम की नजर वहीं पास में खड़ी शालिनी के ऊपर पड़ती है। वो शालिनी की तरफ बहुत ही क्रोध मन से देखते हुए बोलता है, अरे वो मनहूस लड़की कहीं की, तू अभी तक यही खड़ी है? तू बाहर नहीं गई? जल्दी जा बाहर। बाहर इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तू यहाँ पर हमारी बातों को घूर घूर कर सुन रही है। मनहूस कहीं की, जल्दी निकल यहाँ से। तब शालिनी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। शालिनी विक्रम की बड़ी बहन थी, लेकिन विक्रम कभी भी शालिनी को अपनी बड़ी बहन नहीं मानता था। तब शालिनी दुखी होकर अपने बगीचे की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसे मदन काका मिल जाते हैं। वो शालिनी को दुखी देख बोलते हैं, अरे शालिनी बिटिया, आज तू फिर से दुखी है। क्या हुआ, तू इतनी दुखी क्यों है? अरे तेरे उम्र के बच्चियां बिना चिंता किए बहुत ही खुशहाल रहती हैं। तुझे मैं जब भी देखता हूं तो दुखी ही रहती हैं। आखिर बेटी तू इतनी उदास हमेशा क्यों रहती है? शालिनी मदन काका की ऐसी बातों को सुनकर और भी भावुक हो जाती है, लेकिन वो मदन काका के सवालों का कोई भी जवाब नहीं देती है। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गया था। जब से तुम्हारे पिता गुजरे हैं तब से तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ बिल्कुल ही सौतेला व्यवहार करती है। वो कभी भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं स्वीकार करती है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि तेरे पिता तुझे इस तरह से अकेला क्यों छोड़ के चले गए। अरे तेरी सौतेली माँ और तेरे सौतेले भाई ने सारे जायदाद पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो तेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करते हैं। क्या बताऊं काका, मैं भी जानती हूँ मेरी माँ और मेरा भाई मेरे साथ बहुत जुल्म करते हैं। मेरी माँ मुझे कभी भी अपनी बेटी स्वीकार नहीं करती है, लेकिन मैं उन्हें अपनी माँ मानती हूँ, भले ही वो मेरी सौतेली माँ है। मैं अपनी माँ से कैसे ऊंची आवाज में बातें करूं? कभी कोई अपनी माँ से ऊंची आवाज में बातें करता है? इसी वजह से मदन काका, मैं अपने माँ और भाई की बातों को सुन लेती हूँ। बेटी, तेरी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तेरे अंदर बिल्कुल ही तेरे पिता वाले संस्कार हैं। लेकिन तू इस तरह से कब तक बर्दाश्त करती रहेगी? बेटी, बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है।
मदन काका, आप देखना, एक दिन मेरी माँ और मेरा छोटा भाई मुझे अपना जरूर मानेंगे। उन्हें एहसास होगा कि मैं उनकी बेटी हूँ। मदन काका, मुझे बस मेरी माँ और मेरे छोटे भाई का प्रेम चाहिए। इसके अलावा मुझे कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए। मदन काका, बातें करते करते बहुत समय बीत गए। अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर शालिनी बगीचे की तरफ आगे बढ़ जाती है। वो अपने बगीचे में पहुंचकर एक जगह पर बैठकर अपने आप को शांत करती है। कुछ देर इसी तरह से बगीचे में बैठी रहती है। उसके बाद शालिनी बहुत ही सोच विचार करके फिर से अपने घर की तरफ चलती है। लेकिन अब भी वो चलते चलते अपने मन में सोच ही रही थी, आखिर वो दिन कब आएगा कि उसकी सौतेली माँ और भाई उसे कब अपना मानेंगे। इसी तरह सोच में डूबी शालिनी आगे बढ़ती रही। तभी शालिनी की नजर एक गुफा पर जाते हैं, जहाँ पर एक पुरुष बैठा हुआ था। उस पुरुष के कपड़े बिल्कुल ही गंदे थे। वो देखने में एक भिखारी जैसा था, लेकिन वो पुरुष एक युवा था। है, ये गुफा के पास ये अनजान युवा पुरुष कौन है? इस गुफा के पास तो कोई भी आता जाता नहीं है। ये अनजान युवक कौन हो सकता है? चलकर देखती हूँ आखिर ये अनजान कौन है। इतना बोलकर शालिनी गुफा की तरफ आगे बढ़ जाती है। वो गुफा के पास पहुंचकर उस अनजान लड़के से बोलती है, तुम कौन हो और तुम इस गुफा के पास क्या कर रहे हो? इससे पहले मैंने तुम्हें इस गुफा के आसपास कभी नहीं देखा। मेरा नाम किशन है। मैं अपने बड़े भाई के साथ यहाँ पर आया था। मेरी आंखों के सामने एक जंगली शेर ने मेरे बड़े भाई को अपना शिकार बना लिया। तभी से मैं अकेले इसी जंगल में भटक रहा हूं। मैं रात के समय इसी गुफा में रहता हूं और इसी जंगल से फलों को तोड़ तोड़कर अपना पेट भरता हूं। मेरे बड़े भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, ना ही हमारे पास कोई जमीन जायदाद थी। हम दोनों भाई कमाने के लिए निकले थे और हमारे साथ ऐसा हो गया। हे भगवान, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन तुम्हारा यहाँ पर रहना बहुत ही खतरनाक है। तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ दिनों पहले बहुत ही खतरनाक जंगली जानवरों को देखा था। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? अच्छा ही होगा वो जंगली जानवर मुझे भी खा जाए। कम से कम मुझे दर दर भटकना तो नहीं पड़ेगा। ऐसी बातों को सुनकर शालिनी को उस युवा पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे समय समय पर मिलने आया करूंगी, लेकिन जरा संभल कर रहना। ये जंगल वाकई बहुत ही खतरनाक है। इतना बोलने के बाद शालिनी वहाँ से चली जाती है। शालिनी को जब भी समय मिलता वो किशन से मिलने जंगल में जाया करती थी। वो दोनों इसी तरह से मुलाकात करते रहे। दोनों बातें करते करते दूसरे को इतना पसंद करने लगे थे। अब उन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई थी। शालिनी, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। क्या वो बात मैं तुमसे कह दूं? तुम मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ, बोलो किशन, तुम मुझसे कैसी बात कहना चाहते हो? भला मैं तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? बताओ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? शालिनी, मेरी घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? किशन की ऐसी बातें सुनकर शालिनी बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी किशन से प्रेम करने लगी थी। किशन, मैं भी कई दिनों से तुमसे ये बात कहने की सोच रही थी, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पाई। आज वही बात तुमने खुद ही बोल दी। मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन ये सारी घटना वही दूर खड़ी एक औरत देख रही थी। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी शालिनी के सौतेली माँ के पास आती है। अरे वो सेठानी, आजकल तुम्हारी सौतेली बेटी कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो जंगल में एक अनजान लड़के से बात कर रही थी। अरे वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। आपकी सौतेली बेटी इस समय एक अनजान लड़के से इश्क लड़ा रही है। उस पर निगरानी रखिए, नहीं तो आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। उस औरत की ऐसी बातें सुनकर शालिनी की सौतेली माँ बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। उसकी इतनी हिम्मत!
वो मेरे नाक के नीचे इश्क लला रही है। आने दो, उसे घर बताती हूँ। आज के बाद वो बदमाश लड़की इश्क लगाना भूल ही जाएगी। आने दो, आज इस शालिनी को घर मैं से बताती हूँ। विक्रम उस औरत की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तब वो अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, तुम क्या बोल रही हो? अरे ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अरे वो शालिनी किसी गरीब लड़के से प्यार कर रही है। हम उसी के साथ उसकी शादी कर देते हैं। वो अपने घर चली जाएगी। अगर वो यहीं पर रही या उसकी शादी किसी समझदार लड़के से हो गई, तब वो हमारे जायदाद में हिस्सा मांगने लगेगी। हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। हम उसी लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। अरे विक्रम बेटा, मैंने तो ये सोची ही नहीं। आने दो शालिनी को। हम उसको कहेंगे, बेटी, हम तुम्हारी शादी उसी लड़के से करने के लिए तैयार हैं। वाह मेरा बेटा, तू कितना समझदार हो गया है। उसके बाद जब शालिनी घर आती है, उसकी सौतेली माँ शालिनी से बोलती है, अरे वो शालिनी, तू जंगल में रोज जो करने जाती है ना, मुझे सब पता चल गया है। शालिनी अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही घबरा जाती है। घबरा मत, मैं तेरी शादी उस लड़की से करने के लिए तैयार हूँ। चल बता, वो लड़का कहाँ रहता है और उसका नाम क्या है? शालिनी अपनी माँ की इस तरह की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। माँ, उसका नाम किशन है, वो उसी जंगल में रहता है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी की बात तू अपने पति के साथ एक झोपड़ी में रहेगी, तो इस हवेली से दूर ही रहेगी। यदि तुझे मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तेरी शादी उस लड़के से करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मंजूर है माँ, मुझे धन दौलत की कोई भी लालच नहीं है। विमला शालिनी की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो खुश होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन शालिनी और किशन की शादी कर दी जाती है। अपनी माँ के बताए अनुसार शालिनी अपने पति के साथ एक झोपड़ी में रहने लगती है। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन शालिनी की सौतेली माँ विमला शालिनी की झोपड़ी में आती है और वो शालिनी से बोलती है, अरे ओ शालिनी, कहाँ है रे तू? जब से तेरी शादी हुई है तो मैं देख रही हूँ हवेली में काम करने नहीं आती है। चल जल्दी आजा, हवेली में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी से सारा काम निपटा दे। तब शालिनी अपनी माँ को बिना कोई ज्यादा जवाब दिए अपनी सौतेली माँ विमला के पीछे पीछे चल देती है, ताकि वो हवेली के सारे काम को निपटा सके। लेकिन वही दूर खड़ा शालिनी का पति किशन ये सारी घटना देख रहा था। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। किशन देखता है शालिनी की माँ शालिनी से बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी। वो हमेशा शालिनी से नौकरों की तरह व्यवहार करती रहती थी। अब धीरे धीरे किशन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो लोग शालिनी के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। शालिनी, मुझे अब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका है। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती है, हमेशा तुम्हें अपने घर का नौकर बनाकर रखती है। शालिनी, तुम इन सभी लोगों को इस तरह से बर्दाश्त क्यों कर रही हो? जितना उस हवेली में उन लोगों का हिस्सेदारी है, उतना हिस्सेदारी तुम्हारा भी है। तुम अपने ही घर में नौकर बनकर क्यों रहती हो? किशन, मुझे पता है मेरी माँ और मेरा भाई मेरे साथ बहुत ही जुल्म करते हैं, लेकिन मैं अपनी सौतेली माँ को अपनी सौतेली माँ नहीं मानती हूँ। इसीलिए मैं कभी भी अपनी माँ से इस विषय में बिल्कुल भी बात बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। मुझे कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ का प्यार चाहिए। मेरी माँ मुझे सिर्फ अपनी बेटी स्वीकार कर ले, बस। शालिनी, इतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए कि लोग तुम्हें हमेशा नौकर बनाकर रखें। और कब तक तुम अपनी सौतेली माँ को इस तरह से बर्दाश्त करती रहोगी? किशन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। जिंदगी के बीच रास्ते में ही मेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। तभी से मैं अपनी सौतेली माँ को अपना सब कुछ मानने लगी हूँ। आखिर मैं कैसे अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ? किशन भी शालिनी की ऐसी बातें सुनकर भावुक हो जाता है। वो शालिनी को बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है।
दिन विमला का बेटा किशन अपने कक्ष में बैठा हुआ था। वो किसी बहुत ही गहरी सोच में था। तभी वहीं पर शालिनी का पति किशन आ जाता है। किशन को अपने कमरे में देख विक्रम बहुत ही क्रोधित हो जाता है। मनहूस कहीं का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैंने तुम लोगों से कहा है ना, तुम लोग इस हवेली में जब कोई काम ना हो कदम मत रखना। तुम्हारी जगह केवल उस झोपड़ी में है, वहीं पर रहना। पता नहीं कहां से आज तेरी शक्ल देख ली मैंने। आज मेरा पूरा दिन ही खराब चल जाएगा। किशन विक्रम की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है। तब वो भी गुस्से से बोल पड़ता है। यदि तुम्हें हम लोगों से इतनी ही नफरत है तो तुम ये हवेली छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्योंकि इस हवेली में जितना तुम्हारा हिस्सा है उतना शालिनी का भी है। भिखारी कहीं का, तेरी जवान भी कैंची की तरह चलती है। मैं तो तुझे बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन तू काला नाग निकला। मैं काले नाग को कुचलना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। विक्रम की ऐसी आवाज सुनकर वहाँ पर शालिनी भी पहुँच गई। तब शालिनी भी अपने पति किशन की ओर से बोल पड़ी। बस भैया बस, बहुत हुआ। आप लोगों ने मेरे साथ इतना जुल्म किया, लेकिन मैंने कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। लेकिन मैं अब अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तभी वहीं पर शालिनी की सौतेली माँ विमला भी पहुंच जाती है। विक्रम अपनी माँ को देख नाटक करते हुए बोलता है, माँ। शालिनी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की और मुझे धमकी दे रही थी। माँ ये कह रही थी, जितना तुम्हारा इस हवेली में हिस्सा है उतना मेरा भी हिस्सा है। मैं तुम्हारे नीचे दबकर नहीं रहूंगी। इसकी इतनी हिम्मत, इसने तुझे ऐसी बात की? सुन नालायक लड़की, ये हवेली मेरे नाम पर है। अब मैं तुझे कहती हूं, तू अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। दोबारा इस घर पर कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। शालिनी अपनी बेगुनाही बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसकी एक भी बात सुनने को राजी नहीं हुई। अंत में वो अपने पति किशन के साथ उस गांव को छोड़कर जंगल की तरफ चली जाती हैं। किशन, हमने अपने घर को तो छोड़ दिया है, लेकिन अब हम इस जंगल में रहेंगे कहाँ और यहाँ पर खाएंगे क्या? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं पहले भी इस जंगल में कई दिन गुजर चुका हूँ। मेरे लिए ये जंगल कोई नया नहीं है। हम इसी जंगल में अब एक झोपड़ी बनाकर रहेंगे। तब किशन दिन रात खूब मेहनत करके उसी जंगल में अपने लिए एक झोपड़ी बनाता है और वो दोनों अब उसी झोपड़ी में रहने लगते हैं। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन उसी जंगल में व्यतीत करने लगे। फिर एक दिन रात का समय था। शालिनी अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी। तभी उसको बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। तब शालिनी उस आवाज के पीछे पीछे घर से बाहर आ जाती है। वो धीरे धीरे अब उस आवाज के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है। वो देखती है उसका पति किशन एक राजकुमार के भेष में था। ये सब देख शालिनी हैरान हो जाती है। मैं आज आजाद हो गया। आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ। कभी भी हमें अपनी धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी बेसहारे को सताना चाहिए। किशन इतना ही बोला था, तभी किशन की पत्नी शालिनी किशन के सामने आ जाती है और वो किशन से बोलती है, किशन, ये सब क्या है? तुम एक राजकुमार के भेष में कैसे? आखिर तुम हो कौन? तुम कुछ समय पहले बिल्कुल ही गरीब के जैसे वेशभूषा में थे और अचानक से तुम एक राजकुमार के भेष में कैसे आ गए? शालिनी, तुम जो कुछ भी देख रही हो यही सत्य है। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं एक साधु बाबा के श्राप के कारण ऐसा बन गया था, जिससे आज मुझे मुक्ति मिली है। इसका मतलब तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम विश्वास सबको झूठ था? नहीं शालिनी, मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम विश्वास कुछ भी झूठ नहीं है। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। एक बार की बात है, मैं एक जंगल से अपने राज्य महल की ओर लौट रहा था। वही रास्ते में मुझे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसको मैं अपने पैर से मारता हूँ। वो पत्थर जाकर एक साधु बाबा को लग जाता है। साधु बाबा तपस्या कर रहे थे।
मेरी वजह से साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है। कौन है जिसने मेरी तपस्या को भंग करने की कोशिश की? मेरी तपस्या को भंग करने वालों को बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। मैं कितने वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, मेरी सारी तपस्या एक पल में भंग हो गई। कौन है वो? सामने आओ। अरे क्यों तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे वो जरा सा मेरे पैरों के सामने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा आ जाता है, जिसको मैं अपने पैरों से मरता हूं, वो तुम्हारे पास आकर गिर जाता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के देता हूं। उससे तुम जाकर किसी अच्छे वैद्य के यहां उपचार करा लेना, तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। मूर्ख मानव, तूने मेरी वर्षों की तपस्या को भंग कर दी और तुम मुझे अपनी धन का रोप दिख रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं। जा, अब तू पूरी जिंदगी एक भिखारी बनकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करेगा। साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नादान था, मुझे आपकी शक्तियों का अंदाजा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर अब साधु बाबा के अंदर दया आ जाती है। तब वो दया भाव से बोलते हैं, बच्चा, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन हां, मैं अपने श्राप से मुक्त होने का उपाय तुम्हें बता सकता हूं। जब तुम भिखारी के रूप में जंगल में भटकते रहोगे, तुम्हारी मुलाकात एक बहुत ही मन की साफ एक कन्या से होगी। उसी से तुम्हारा विवाह होगा। उसके बाद उस कन्या के घर वाले उसको घर से निकाल देंगे। उसके बाद जब तुम उस कन्या के साथ दोबारा इस जंगल में आओगे, उसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। शालिनी, यही है मेरी पूरी कहानी। आज मुझे एहसास हुआ, हमें कभी भी अपनी धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। तब राजकुमार शालिनी को अपने राज्य महल की तरफ लेकर चल देते हैं। इस तरह से एक गरीब लड़की राजकुमारी बन जाती है।